नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी आधुनिक युग के बारे में और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक युग के ही जो प्रथम चरण को, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, उन्हें आधुनिक युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी ने ही जो आधुनिक साहित्य जो आज लिखा गया है, जिसे हम पढ़ते हैं, उसे आरंभ किया। क्योंकि जब तक ब्रज भाषा का प्रयोग गद्य के रूप में नहीं किया गया था, पद्य के रूप में केवल पद्यांशों में, केवल कविताओं में इसे देखा जा रहा था, परंतु जो ब्रज भाषा का रूप गद्य के रूप में लाने का जो कार्य किया, वह किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने संपादन भी किया। हरिश्चंद्र मैगजीन जिस प्रकार लिखी गई है, उद्दंत मार्तंड जो है, जो लिखी जुगल किशोर जी के द्वारा गई है, परंतु भारतेंदु युग के अंदर उद्दंत मार्तंड और भारतेंदु जो मैगजीन है जो लिखी गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के रूप में देखी गई, जिन्होंने इस युग को बहुत ऊपर लेकर जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें कि भारतेंदु जी के नाम पर इस जो युग का नाम रखा गया है, वह क्यों रखा गया है? क्योंकि भारतेंदु जी एक अच्छे संपादक के साथ साथ मार्गदर्शक भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे नवयुग जो कवि थे, जो नए कवि थे, उन सभी को उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि किस प्रकार हम लिख सकते हैं। और उनकी बहुत सारी जो रचनाओं को आधार मानकर बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं भी लिखी। तो आइए शुरू करते हैं भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग को मैं आपको बता दूं कि पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब शुरू करते हैं भारतेंदु युग इन प्रवृत्तियों के साथ। समय सीमा आप देख चुके हैं, समय सीमा आप सभी के सामने लिखी गई है। 1857 से 1900 ईस्वी का जो समय है, वह भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का माना जाता है। पुनर्जागरण जिसके अंदर एक तरह से जो जागृति आई लोगों में, जो जागरण आया, उसके कार्य से पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतेंदु युगीन जो प्रवृत्तियां हैं, किसी भी यदि आप साहित्य को किसी भी काल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूर्ण रूप से यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में उसका पूरा चिट्ठा यदि आप खोलना चाहते हैं, तो उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वह उस काल के बारे में पूरे रूप से आपको बताएगी कि उसमें किस तरीके से या किस प्रकार की जो रचनाएं हैं वह हुई होंगी। क्योंकि यदि आपने साहित्य को जानना है, तो आप यह मानकर चलिए कि साहित्य जो लिखा जाता है, वह लगभग जो यह जो काल था 1857 का जो काल था, इस काल के अंदर जो भी घटनाएं रचित हो रही थी, घटित हो रही थी, उन्हें ही रचित किया जा रहा था, उन्हें ही रचा जा रहा था। और यह सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, हास्य व्यंग्य, इन सभी के आधार पर ही लिखी गई है। जिस प्रकार से यहाँ प्रवृत्तियाँ लिखी गई है, तो इन्हीं सभी पर ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो रचनाएं लिखी गई हैं, इन प्रवृत्तियों का मुख्य रूप से प्रयोग उन रचनाओं में भी किया गया है। तो राष्ट्रीयता का जो सबसे पहले आपके पास में प्रवृत्ति जो दी गई है, वह दी गई है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था, क्योंकि जो राष्ट्रीय, क्योंकि ये जो समय था 1857 का जो समय था, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी देश के अंदर जो आज़ादी के लिए जो लहर दौड़ चुकी थी, क्रांतिकारी जो लोग हैं वह उठ चुके थे, और क्रांतियाँ बहुत सारी आपने सुनी होंगी, होनी शुरू हो गई थी। मंगल पांडे को पहला शहीद बनाया गया था देश का। और इस प्रकार से बहुत सारी जो राष्ट्रीयता की भावना है, वह देश के अंदर पूर्ण रूप से देखने को मिल रही थी। युवाओं की खून में एक तरीके से राष्ट्रीय की जो भावना थी वह दिखनी शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें राष्ट्रीयता की, तो लेखन के रूप में जब राष्ट्रीयता का प्रयोग किया गया, किस प्रकार किया गया? एक रचना थी भारत बारहमासा। और यह जो रचना थी, यह लिखी गई थी राधा कृष्ण दास जी के द्वारा, जो कि भारतेंदु मंडल के ही एक कवि हैं। तो राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखी गई थी भारत बारहमासा, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी शोषण भारतीयों का किया जा रहा था, जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में जो भारतीय लोग थे, उन्हें उच्च पदवियों पर भी नहीं बिठाया जाता था और उन्हें बहुत ही निम्न स्तर की जो नौकरियां थी वो दी जाती थी। उसके अतिरिक्त जो भी अतिरिक्त कर लगाया जा रहा था, टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके कारण भारतीय लोग जो थे बहुत ही
बुरे तरीके से पिस रहे थे। तो इस तरीके से भारत 12 मासा में राधा कृष्ण दास जी ने अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी शोषण किया गया भारतीयों का, उसका एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है अपने इस कविता में, अपनी इस पुस्तक में। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक चेतना की। सामाजिक चेतना समाज में किस समय का जो, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं समाज में जो उस समय का जो चित्र देखा जा रहा था वह किस तरह का था। तो सामाजिक चेतना भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में रही है। जिस प्रकार से हम बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही लिखी गई है सामाजिक चेतना की, यदि हम बात करें तो भारतेंदु जी के द्वारा ही यह लिखी गई है, भारत दुर्दशा। अब एक और तो जो दुर्दशा थी वह अंग्रेज़ों ने भारतीयों की कर रखी थी, परंतु दूसरी ओर जो वर्ण व्यवस्था जो बांटी गई थी, वर्ण व्यवस्था जिसमें हमने शूद्र, वैश्य, इस प्रकार से ब्राह्मण, इस प्रकार से जो हमारे वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, उसके कारण भी जो देश में जो निम्न स्तर के जो लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, बहुत अधिक बुरी दशा में वह देखे गए। सामाजिक रूप से वह बहुत ही गलत रूप से उन्हें देखा जाता था। उन्हें छुआछूत की जो उस समय जो प्रथा थी वह चल रही थी, नारियों के साथ भी शोषण किया जा रहा था। एक बहुत ही हम यह कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल जो उस समय पर फैला हुआ था, और जो निम्न जाति के जो लोग थे उन्हें सबसे अधिक परेशान वहाँ पर किया जा रहा था। छुआछूत की नीति अपनाई जा रही थी, मंदिरों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। फिर भक्ति भावना की यदि हम बात करें, भक्ति भावना, राष्ट्रीयता, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो भी देश की हम बात करें, हमारे देश की यदि हम बात करते हैं आज, तो भक्ति की भावना उस समय पर होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो समय काल आप देख रहे हैं उस समय में भक्ति भावना अपने पूरे जोर शोर पर पाई जा रही थी। हास्य व्यंग, हास्य व्यंग में इस समय हम यह कह सकते हैं मुकरियाँ मुख्य रूप से इस युग की जो प्रवृत्ति रही, मुकरियाँ। और मुकरियों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया है वह अमीर खुसरो जी ने किया है। अमीर खुसरो जिन्होंने बहुत सारी मुकरियाँ लिखी। इस तरीके से इसमें एक व्यंग होता है, एक कटाक्ष किया जाता है या तो समाज की स्थिति पर या कोई अन्य, इस प्रकार से व्यंग या हास्य व्यंग हम कह सकते हैं वह किए गए हैं। स्यापा, स्यापा जो था स्यापा और गाली बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकरी थी जिसको बहुत अधिक पढ़ा गया पाठकों के द्वारा। उसके बाद में बात कर लेते हैं समस्या पूर्ति की। तो उस समय पर समस्या पूर्ति के लिए जो भी हम बात करें रचनाएं लिखी जाती थी जिसमें समस्या की पूर्ति की जा सके कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, और उसे हर एक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य साहित्य के द्वारा किया गया, लेखन पद्धति के द्वारा किया गया। क्योंकि जब यह लिखा गया किस प्रकार की समस्याएं समाज में देखने को मिली हैं, और उसके द्वारा ही सभी लोगों को यह पता चला कि किस तरह की समस्याएं हमारे समाज में इस समय पाई जा रही हैं, और उन समस्याओं को पूरा करने के लिए या सुधार करने के लिए साहित्य ने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसी तरह से भाषा, भाषा में हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा जो है वह अपने अंतिम रूप पर आ चुकी थी, और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है या आरंभ है वह होने वाला था उस समय पर। अलंकार व छंद, अलंकारों का और छंदों का प्रयोग मुख्य रूप से इस जो काल में किया गया। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, इन सभी का प्रयोग बहुत ही अच्छे रूप से किया गया था भारतेंदु जी की इन कविताओं में। और इसके तरीके यदि छंदों की बात करें तो रोला, सोरठा, हरिगीतिका, इस प्रकार से सभी जो भी हमारे छंद जो थे उनका भी प्रयोग अपनी रचनाओं में कवियों के द्वारा किया गया, जिसमें भारतेंदु मंडल के जो कवि थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आइए शुरू करते हैं भारतेंदु मंडल के कवि। मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक के द्वारा मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, तो भारतेंदु मंडल को करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं भारतेंदु मंडल।
यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से इसे करने की कोशिश की है। भारतेंदु मंडल, सबसे पहले आपको बता दूं, भारतेंदु मंडल भारतेंदु जी के साथ जो कवि जो थे उनके मंडल को भारतेंदु मंडल कहा जाता था। तो इस प्रकार आपके सामने एक ट्रिक है जिसमें लिखा गया है, अंबिका का बालमन जगमोहन के प्रताप प्रेम में राधा कृष्ण की भांति खो गया। तो आपको बता दूं, जितने भी नीले अक्षर लिखे गए हैं इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पाया गया है, अंबिका का बालमन जगमोहन के प्रताप प्रेम में राधा कृष्ण की भांति खो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबिका की। अंबिका के नाम से आप सभी जानते हैं अंबिका दत्त व्यास जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं भारतेंदु मंडल में। अंबिका दत्त व्यास तो इस प्रकार से अंबिका दत्त व्यास जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में रहे जी। उसके बाद में बाल, क्योंकि आपने सुना होगा कि बाल कृष्ण जो भट्ट थे बहुत महत्वपूर्ण कवि थे भारतेंदु मंडल के। ये भी जगमोहन, बहुत नाम सुना है जगमोहन का भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जी। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, इस प्रकार से यह जो 6 कवि हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कवि जो हैं भारतेंदु मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों के रूप में देखे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। तो राधा कृष्ण दास भी एक महत्वपूर्ण कवि थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने भारत 12 मासा की रचना करी, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा था भारतीयों का, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसे बहुत पसंद किया होगा और आगे भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।